हेलो गाइस। तो आप लोग के लिए हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल को ख़त्म कर दिया यूट्यूब पे। ठीक है, तो आगे आज चलते हैं। मुझे तो आशा नहीं थी कि हम पढ़ाएंगे यूट्यूब पे, इतना ज़्यादा पढ़ाएंगे। आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल ख़त्म हो गया, तो आगे आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। क्या स्टार्ट किया जाता है? इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ेंगे क्या क्या, पहले ये जानना जरूरी है। ठीक है। मशीन है, मशीन को बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्सेप्ट से पढ़िए और एकदम आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी मशीन में। ये मेरी गारंटी है। मैं आपको एक नट बोल्ट स्क्रू तक के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे क्या क्या होता है, कंस्ट्रक्शन सहित। तो पहले आप पढ़ते हैं डीसी मशीन। ठीक है। तो डीसी मशीन में भी दो मशीनें पढ़ेंगे आप। एक आप जनरेटर पढ़ेंगे और एक मोटर पढ़ेंगे। ठीक है, एक जनरेटर पढ़ेंगे, दूसरा मोटर पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं एसी मशीन पे। एसी मशीन में फिर यहाँ आप जनरेटर पढ़ेंगे, फिर आप मोटर पढ़ेंगे। ठीक है। फिर मोटर के अलग अलग क्लासिफिकेशन हम होंगे, अलग अलग तरीके होंगे। मोटा मोटी आप ये जानिए कि मशीन में ये दो चीजें पढ़ेंगे। अभी तो आगे फिर क्लासिफाइड करूंगा कितनी मोटरें हैं, कितने जनरेटर हैं, तो सबकी बात करूंगा। तो एसी मशीन में ये पढ़ा। फिर आप यहीं पे पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर पढ़े। अब डीसी मशीन पढ़ा, इनके ऑपरेशन समझने हैं, इनके एप्लीकेशन समझने हैं, इनका स्पीड कंट्रोल समझना है, कैसे स्टार्ट किया जाता है, स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें आप डीसी मशीन के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर वही फिनोमेना यहाँ चालू होगा, एसी मशीन में जनरेटर पढ़ेंगे, फिर मोटर पढ़ेंगे, फिर मोटर में सिंगल फेज पढ़ेंगे, थ्री फेज पढ़ेंगे। तो ये कहानी हो गई। उसी तरीके आएंगे एसी मशीन में ट्रांसफार्मर पढ़ने, तो यहाँ भी हम उनके कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सिंगल फेज और थ्री फेज भी पढ़ेंगे कि कितने तरीके से उनको काम करना है। ठीक है। तो ये एक जो आपके यहाँ मशीन है, उस मशीन का ये एक व्यू है कि हमें इतनी चीजें पढ़नी है। छोटा सा टॉपिक है आपको। अब इसी तरीके फिर आगे पढ़ेंगे तो इनका ऑपरेशन कंट्रोल पढ़ेंगे। सभी मशीनों का ऑपरेशन एंड कंट्रोल पढ़ेंगे। ये भी मशीन के तहत। तो ये मोटा मोटा कि हमें मशीन में इतनी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, फिर मैं अभी क्लासिफाइड करवाऊंगा कि कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं। आप एक होता नहीं कि ओवरव्यू कितनी मशीनें पढ़नी है, तो कितनी भैया जनरेटर पढ़ना, मोटर पढ़ना, डीसी का, एसी का पढ़ना है, जनरेटर मोटर एसी का पढ़ना है, फिर ट्रांसफार्मर पढ़ना है, फिर ऑपरेशन एंड कंट्रोल पढ़ना है इनका। तो इस तरीके से एक ओवरव्यू था। अब देखिए हमारी बात को। जैसे अब थोड़ी सी बात कर लें कि मशीन क्या है। मशीन क्या है, तो अभी फिर चलेंगे वहां, तो आपको दिखाएंगे कि कितना पढ़ेंगे। मशीन, मशीन क्या है? जैसे मशीन के बारे में आप जानते हो, कोई मशीन है, जैसे मान लीजिए आप मोटरसाइकिल चलाते हो, वो भी एक तरीके की मशीन। ठीक है। जैसे आप मोटर चलाते हो, ठीक है, पानी निकालते हो, वहाँ इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, इससे पानी निकलता है। अभी आपको नल से पानी निकालना हो और उस मोटर से पानी निकालना हो, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? ये फर्क पड़ता है कि भैया हम नल से बहुत फिजिकली मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा पानी निकलता है, लेकिन अगर हम वही मोटर लगा देते हैं तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पानी निकलता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 1000 लीटर पानी निकालना है, किससे? बाई हैंडपंप निकालना है आपको, तो इसके लिए हमें कम से कम 10 से 20 से 25 मिनट या आधा घंटा, 1.5 घंटा, जैसा नल हो, जैसा चलाने वाला हो, तो उस तरीके से हमें मेहनत करनी पड़ेगी।
लेकिन अगर हम यही मोटर लगा दें, जैसे घरों में लगा होता है सिंगल पेज का मोटर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा 1000 लीटर टंकी भरने में ये कम ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 से 10 मिनट से 5 से 10 मिनट 1000 लीटर की टंकी भरने में मोटर को 5 से 8 मिनट लगता होगा, 5 से 8 मिनट। लेकिन अगर यही आप मैनुअली आप करते हो, नल द्वारा निकालते हो, तो ये आधा घंटा से ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो फर्क क्या हुआ, अपने दिमाग से सोचो फर्क क्या हुआ। तो फर्क ये हुआ कि किसी काम को जो आसान कर दे, किसी काम को जो आसान कर दे वही क्या है, मशीन। यानी किसी कार्य करना, किसी कार्य को सरल कर दे वही क्या होती है, आपकी मशीन होती है। बात समझ आ गई? ठीक, तो मशीन के आ जाने से क्या हुआ, आदमी की भी कमी होती है, फिजिकल मेहनत भी कमी होती है और इफिशियंसी भी ज्यादा मिलती है, यानी ज्यादा आप उससे वर्क डन ले लेते हो। ठीक है, तो यही मशीन है, यानी किसी कार्य को सरल करने की जो प्रोसीजर होती है, विधि होती है, वही क्या कहलाती है, मशीन कहलाती है। ठीक है, अब देखो बच्चा, जैसे यहाँ पे जब मशीन पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे यहाँ इलेक्ट्रिकल मशीन, इसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करेंगे। तो ऑन द, पहले इनको देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई, सप्लाई के आधार पे अगर मशीन को देखोगे तो मशीन कितने तरीके की, मशीन दो तरीके की, कितने तरीके की, दो तरीके की। एक हो जाएगी आपकी डीसी मशीन, क्योंकि एक डीसी सप्लाई होती है, और दूसरी हो जाएगी एसी मशीन, क्योंकि एसी सप्लाई होती है। ठीक है, एसी मशीन हो जाएगी। अब डीसी मशीन की बात करें तो डीसी मशीन भी दो तरीके की हो जाएगी। ठीक है, एसी मशीन भी कितने तरीके की, दो तरीके की हो जाएगी। कौन कौन सी, एक डीसी जनरेटर आ जाएगा आपके पास, और दूसरा डीसी मोटर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि हम डीसी पे कई फेज की मशीनें नहीं बनाते हैं, इसलिए हम सिंपली जाएंगे फेज के आधार पे इनको बांटेंगे नहीं, बल्कि कैसे बांटेंगे, अकॉर्डिंग टू सप्लाई, अकॉर्डिंग टू वर्क। ये आप कह सकते हो डीसी मशीन, ये बेसिस है, बेसिस ऑफ वर्किंग। ठीक है, बेसिस ऑफ वर्किंग और बेसिस ऑफ वर्किंग पे एक जनरेटर आ गया, दूसरा क्या है, मोटर आ गया। इसी तरीके से जब हम एसी मशीन पे जाएंगे तो यहाँ भी जनरेटर होगा और यहाँ भी मोटर होगा। तो अब एसी में फेज होते हैं, तो सिंगल फेज मशीन, टू फेज मशीन, थ्री फेज मशीन, पॉली फेज मशीन। ठीक, तो इसी तरीके मोटर में सिंगल फेज, टू फेज, थ्री फेज, फोर फेज, मतलब जो भी है फेज के आधार पे इनको बांटेंगे। तो जब हम इनको इनके आधार पर बांटे तो फिर मोटर बहुत विकराल रूप लेता है, जनरेटर और बड़ा होता है, तो इस तरीके से चलना चाहिए। अब इतना नोट करिए, फिर बताएं। हो गया, चले। अब देखो बच्चा, अब बात आती है, हम पहले पढ़ेंगे डीसी मशीन। क्या पढ़ेंगे, डीसी मशीन। क्या पढ़ेंगे, डीसी मशीन। डीसी मशीन को मैंने क्लासिफाइड किया तो बताया कि ये दो तरीके की, एक आपका डीसी जनरेटर होगा, ठीक है, दूसरा आपका डीसी मोटर होगा, दूसरा आपका डीसी मोटर होगा। तो ये हो गया। अब आप जानिए कि इस पूरे डीसी मशीन में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ना है पहला, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। फिर हमको पढ़ना होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर एंड देयर एप्लीकेशन। ठीक है, फिर यहीं आप पढ़ोगे ये
पूरा सिलेबस दूं आपको कि आपके अकॉर्डिंग जो TG2 का है वही सिलेबस दूं, तो इससे ज़्यादा आपके यहाँ सिलेबस नहीं है, नहीं तो अभी पैरेलल आप लेसन भी चलते। ठीक है, फिर आप पढ़ोगे यहाँ पे DC वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ DC मोटर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, देखो बेटा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसमें क्या क्या पढ़ना है ये हमको मालूम होना चाहिए। अगर ये हमको मालूम रहता है तो फिर सब्जेक्ट में मन लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है। अगर हमको मालूम ही नहीं है आगे क्या आएगा, ठीक है, तो वो मजा नहीं आती है, इसलिए इसको लिख रहा हूँ। फिर ये पढ़ लिया, फिर आप पढ़ेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर। ठीक है, फिर आप यहीं पढ़ेंगे मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ DC मोटर। फिर हम अभी AC पे नहीं चलेंगे, कहाँ नहीं चलेंगे, अभी AC पे नहीं चलेंगे। AC मशीन पे हम लगे हाथ एक इंडिविजुअल मशीन है जो कि है ट्रांसफार्मर, इनको खत्म करेंगे पहले। ठीक है, इसके पढ़ने के बाद हम किसको खत्म करेंगे, ट्रांसफार्मर को खत्म करेंगे। ठीक है, फिर हम आएंगे किस पे, AC मशीन पे। फिर हम आएंगे AC मशीन। AC मशीन में क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लीजिए। हम पहले पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर, ठीक है, ये 3 फेज का इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसमें बहुत सारी मोटरें हैं उनको पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे पढ़ेंगे सिंक्रोनस मशीन। इस सिंक्रोनस मशीन में हम दो चीज पढ़ेंगे। ठीक है, एक सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ेंगे, और दूसरा पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर। और क्या पढ़ेंगे, सिंक्रोनस मोटर। अगर टाइम बचता है तो हम और आपको एक चीज पढ़ाएंगे, मेटालिक रेक्टिफायर। क्या पढ़ाएंगे, मेटालिक रेक्टिफायर। ठीक, तो इतना चीज हमको पढ़ना है, ये चैप्टर्स है, इतने चैप्टर्स को हमको मशीन के अंतर्गत पढ़ने हैं। ठीक है, अभी चैप्टर के अंदर नहीं गए, नहीं तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, तो टेंशन ना लो, जैसे जैसे चैप्टर आएगा वैसे वैसे उनको अंदर चलेंगे, देखेंगे क्या क्या मसाला है। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया, अब देखिएगा। चलिए, तो स्टार्ट किया जाए, क्या स्टार्ट किया जाए, डीसी जनरेटर। तो जनरेटर है क्या, ये जानना। ठीक है, जनरेटर एक ऐसी मशीन है, ठीक है, जैसे हमारे पास, ध्यान से सुनिए, मशीन की पूरी मैकेनिज्म, जनरेटर के पूरी मैकेनिज्म। हमारे पास यहाँ पे एक प्राइम मूवर होता है, क्या होता है, प्राइम मूवर होता है। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है प्रथम चालक। क्या बोलते हैं बच्चा, प्रथम चालक। ये प्रथम चालक इस जनरेटर को देता क्या है, इसको देता है यांत्रिक शक्ति। क्या देता है, यांत्रिक शक्ति देता है। ठीक, इस प्राइम मूवर के रूप में यूज क्या करते हो आप, इस प्राइम मूवर के रूप में क्या यूज करते हैं हम, या तो यूज एज
यूज एज, मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम यूज करेंगे या तो पेट्रोल इंजन होगा, क्या होगा, या तो पेट्रोल इंजन होगा या डीजल इंजन होगा। आपके यहाँ ये भी पूछा था कि कौन सा प्राइम मूवर नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, डीजल इंजन होगा या हमारे पास टरबाइन होगी, ठीक, इतनी चीजें हमारे पास होंगी। तो ये क्या काम करती हैं, ये क्या करती हैं कि किसी स्थैतिक एनर्जी को, किसी भी स्टैटिक एनर्जी को ये स्थैतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, स्थैतिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, गतिज ऊर्जा से ये प्राइम मूवर क्या करता है, उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो यांत्रिक शक्ति पहुंचती है जनरेटर के पास, ठीक है। अब जनरेटर जो मशीन है इस यांत्रिक शक्ति को कन्वर्ट कर देता है किसमें, वैद्युत शक्ति, किसमें कन्वर्ट करता है, वैद्युत शक्ति में कन्वर्ट करता है, इसको किसमें कन्वर्ट करता है, वैद्युत शक्ति में कन्वर्ट करता है। तो अब इसी का उल्टा चलने है, मोटर और जनरेटर का फर्क समझ जाइए। ये आपका अगर यहाँ मोटर है, क्या है, मोटर है, ठीक है, तो मोटर में जो हम इनपुट करते हैं, ये मोटर है, तो मोटर में जो हम शक्ति देते हैं वो देते हैं, कौन सी शक्ति देते हैं बच्चा, वैद्युत शक्ति देते हैं, कौन सी शक्ति देते हैं, वैद्युत शक्ति देते हैं, ठीक है। अब वैद्युत शक्ति से जब मोटर में वैद्युत शक्ति आती है तो मोटर इसे किसमें कन्वर्ट कर देता है, इसे यांत्रिक शक्ति में कन्वर्ट करता है, किसमें करता है, यांत्रिक शक्ति में कन्वर्ट करता है, ठीक। तो जनरेटर मोटर का फर्क जरा समझिए। हमने क्या किया कि प्रथम चालक लगाया और जनरेटर को यांत्रिक शक्ति दे दी, ठीक है, यांत्रिक शक्ति दे दी, तो ये जनरेटर उस यांत्रिक शक्ति को कन्वर्ट कर देता है किसमें, वैद्युत शक्ति में। इसी का जस्ट अपोजिट है क्या, मोटर, मोटर क्या करता है कि इस वैद्युत, हम मोटर में वैद्युत शक्ति देते हैं, मोटर में वैद्युत शक्ति देते हैं, तो वो वैद्युत शक्ति को मोटर कन्वर्ट करता है किसमें, यांत्रिक शक्ति में। जैसे सिंगल फेज की मोटर उठाते हो, तो सिंगल फेज की मोटर में क्या किया, वैद्युत शक्ति दियो ना, उसमें सप्लाई दियो, तो वो क्या करता है, पानी निकाल के आपको टंकी में भर देता है, ठीक है, बात समझे। तो जो पानी निकाल के टंकी में भरा वो शक्ति क्या होगी, यांत्रिक शक्ति होगी। तो पानी निकालने के लिए मोटर चला ना, और वो आपके पंप को चलाया तो पानी लेकर के आया, तो वो यांत्रिक शक्ति है, और देते क्या है उसको, वैद्युत शक्ति देते हैं। जैसे तो यहाँ जनरेटर की बात करें, तो जनरेटर में जैसे आपने क्या सीखा है, अभी आगे पढ़ोगे जब हम पावर सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे आपको पावर प्लांट। तो आप इतने समझदार हैं कि हम जल लेके आते हैं, जल, तो ये स्ट्रक्चर बना लो भैया, आशा करते हैं कि बहुत कायदे समझ में आया होगा। अब आपको सिंपल वे में जो किताबों परिभाषा लिखी जाती है उनको बता दें। वह मशीन, वह मशीन जो यांत्रिक शक्ति को वैद्युत शक्ति में कन्वर्ट करती है जनरेटर कहलाती है, ठीक है, और वह मशीन जो वैद्युत शक्ति को यांत्रिक में कन्वर्ट करती है वो क्या कहलाती है, मोटर, ठीक। चलें आगे, अब देखिए जैसे आपने जनरेटर का जिक्र किया, जनरेटर, तो जनरेटर होता क्या है, जैसे आपने कहा कि सर हम एक प्राइम मूवर लगाते हैं, तो प्राइम मूवर करता क्या है, ये नहीं सोचते अभी तक, प्राइम मूवर करता क्या है, तो एक फील्ड होती है, क्या होता है, फील्ड होती है, फील्ड के बीच में एक कंडक्टर होता है जिसे आर्मेचर कहते हैं, ठीक है। अभी संरचना बताऊंगा, केवल आपके दिमाग में समरी भर रहा हूँ कैसे काम होता है। जब फील्ड ऐसे लगी है और उसके बीच में किसी कंडक्टर को आप ऐसे घुमाओगे तो फील्ड का फ्लक्स क्या करेगा, काटेगा, और जब काटेगा तो उस चालक में विद्युत वाहक बल पैदा होगा। ये नियम है क्या, ये फैराडे का गतिज प्रेरण नियम है, जो पीछे अभी बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा के आया हूँ। यदि किसी कुंडली में फ्लक्स लिंक करता है या ग्रंथित होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल पैदा होता है, ठीक। तो यही यही कहानी है। तो अगर हम बात करें कि किस नियम पे जनरेटर कार्य करता है, तो आप कहोगे सर जी फैराडे के, फैराडेज डायनामिक इंडक्शन लॉ,
इंडक्शन लॉ, यानी फैराडे के गतिज प्रेरण नियम पर कार्य करता है। मैं हिंदी भी लिख दे रहा हूँ भैया, समझ रहा हूँ। फैराडे के गतिज प्रेरण नियम, याद रखना, गतिज 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 प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत पर कार्य करता है, ये कहानी के लिए ठीक है। और याद करो, एक चीज और बताए थे आपको, क्या बताया था कि भैया दाहिने हाथ का नियम याद है? दाहिने हाथ का नियम, अंगूठा चालक के घूमने की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा मध्य अंगुली प्रदर्शित करेगी, ये आपको बताया है। और ये यहाँ पे लागू होता है, यानी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, दाहिने हाथ के नियम पर भी कार्य करता है, नियम पर भी, ठीक है। नियम पर ये कार्य नहीं करता है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के द्वारा यहाँ उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है, याद रखिएगा। यानी फ्लेमिंग का दायां हाथ संबंधित है किससे? जनरेटर से। फ्लेमिंग का बायां हाथ किससे संबंधित है? वहां बताए थे, किससे? मोटर। ठीक, तो याद रखना, फ्लेमिंग के दाएं हाथ, दाहिने हाथ का नियम नहीं, दाहिने हाथ का नियम क्या कहता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालता है। लेकिन जब फ्लेमिंग जुड़ जाए तो आप जान जाइए भैया, डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग दाहिने हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट सबसे अच्छे से क्लियर हो गया ना। जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है। जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फैराडे के डायनेमिक इंडक्शन लॉ पर कार्य करता है। फ्रेंड, जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हुआ ना, उसकी दिशा कैसे ज्ञात करोगे? तो आप बताओगे कि सर जी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात करोगे। बात समझ आ गई? सब दिमाग में सेट हो गया? ठीक है, इतना नोट करो फिर बताएं। हो गया? अब देख सकते हैं, अगला है प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, ठीक। तो जरा ध्यान से सुनिए और समझिए क्या। मैंने कहा कि ये फैराडे के डायनेमिक इंडक्शन लॉ पर कार्य करता है, फैराडे के डायनेमिक इंडक्शन लॉ पे काम करता है। तो भैया हमारे पास फील्ड होनी चाहिए, ठीक है, हमारे पास फील्ड होनी चाहिए। तो फील्ड हो गई, तो फील्ड में कोई कंडक्टर है जिसको घुमा रहे हो, किससे घुमा रहे हो? प्राइम मूवर से घुमा रहे हो। तो ये मान लो क्या है? एक कोई कॉइल है या कंडक्टर है, ठीक है, इसकी शाफ्ट ऐसे लगी है, ठीक। अब ये जब घूमेगी, जब आप प्राइम मूवर लगा के, मैंने कहा ना कि जैसे फील्ड आपने बना लिया, उसमें एक आर्मेचर है, उसकी शाफ्ट को पकड़ करके हम उसमें क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं, वही प्राइम मूवर का काम है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। जब घुमा रहे हैं तो इसका फ्लक्स क्या होगा? कटेगा। जब कटेगा तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, जिसकी वैल्यू होगी क्या? इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव ओवर डी टी। क्या होगी? इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव ओवर डी टी। यही तो फैराडे का नियम है, यही तो फैराडे का नियम है। तो आप देखो ध्यान से, आप पूछा जाता है कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की प्रकृति कैसे होती है? डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की प्रकृति कैसे होती है? तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ ना बच्चा, ये एसी होता है। कैसा होता है? एसी होता है। हमेशा के लिए याद रखना, ये क्या है? एसी। याद करो, प्रोडक्शन आप एसी दिखाए थे, तो यहाँ फाई की वैल्यू रख के आपने देख वो क्या बोलते हैं, डिफ्रेंसिएशन कर दिया था, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई थी? ये याद करिए, आई टी इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। यही तो एसी का है मानक समीकरण। बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके यहाँ,
कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की प्रकृति कैसे होती है, तो आप याद रखिएगा कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की प्रकृति जो होती है वो एसी होती है। क्या होती है? एसी होती है। ठीक, तो हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ तो डीसी जनरेटर रहे ना, पढ़ क्या रहे हैं? डीसी जनरेटर। चाहिए हमें क्या? डीसी। हमें एसी तो चाहिए नहीं। तो क्या करते भैया, ऐसे लगी होती है स्लिप रिंग। क्या लगी होती है? स्लिप रिंग। ऐसे ठीक, यहीं पे लगा होता है ब्रश। ध्यान से देखते चलो, यहीं पे लगा होता है ब्रश। ठीक, ये लगा है आपका ब्रश। ठीक, और यहीं पे ध्यान से देखिए, ये लगा है आपका लोड आरएल। ठीक, अब यहीं पे ऐसे लगा है कम्यूटेटर। क्या लगा है? ऐसे लगा है कम्यूटेटर, बी शेप का कम्यूटेटर ऐसे लगा हुआ। ठीक है, अब देखो बच्चा, होता क्या है, ये जो पैदा हुआ इंड्यूसर अपना, ये कैसा है? एसी। तो जब ये घूम रहा है, जब ये घूम के इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो इसकी एक हाफ साइकिल इतनी कंप्लीट होगी, क्योंकि ये कितना डिग्री है? ये 360 तो है। ठीक, यहाँ तक कितना है? पाई, यानी 180। तो 180 ये है, तो 180 ये है। तो जब ये इधर आया और ये इधर गया, तो 180 डोल गया, मतलब कि ये पॉजिटिव हो गया। अब जैसे ही निगेटिव, मतलब ये इधर आया, ये इधर आया, ध्यान से मेरी बात को सुनो, ये आया इधर, ये गया इधर, उसी समय कम्यूटेटर क्या करता है? कनेक्शन को इंटरचेंज कर देता है। कनेक्शन को क्या करता है? इंटरचेंज कर देता है। मतलब ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ कर दिया। जब यहाँ कर दिया तो आपको इस तरीके से, ये आउटपुट की बात कर रहा हूँ, इस तरीके से यहाँ मिल गई हाफ साइकिल, और जब इंटरचेंज कर दिया तो निगेटिव होना था ना। अब ये ऐसे क्या होगी? ऐसे पलट के ऊपर आ गई, फिर अगली साइकिल, फिर ऐसे, फिर अगली साइकिल, फिर ऐसे। तो आपको क्या मिल जाता है? डीसी मिल जाता है। मेरी ये बात समझ में आई? ठीक है, सबको आई कि कैसे डीसी मिली? कम्यूटेटर का काम क्या है कि जो करंट नीचे जा रही थी ना, उसको उठा के ऊपर, उसकी दिशा पलट के ऊपर, इसी को आगे पढ़ाऊंगा, कम्यूटेशन प्रक्रिया होती है। ठीक, तो यहाँ समझ में आया कैसे एसी को डीसी में कन्वर्ट किया। तो आपको यहाँ पे एक दिशीय धारा मिल जाती है, दैट मीन्स डीसी मिल जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आज इतना ही पढ़ा रहे हैं, कल मुलाकात होगी कायदे से मशीन की संरचना के साथ, तब आपको बहुत बेहतरीन से प्रिंसिपल देंगे। आप लोग के लिए जल्द ही आ रहा है 5000 क्वेश्चन की सीरीज। आप मेहनत करते रहिए थ्योरी की, वहाँ कायदे से धुआं उड़ाइए और बढ़िया बेहतरीन तरीके से कंपटीशन को क्रैक करिए। थैंक यू।